इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज at individual level as well as at the level of economy as a whole. Individual level means जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की, किसी हाउस होल्ड की, किसी एक इंडस्ट्री की, किसी एक फर्म की, तो उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो, मैक्रो मीन्स लार्ज। जो मैक्रो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के मैक्रोस से लिया गया है। MAC की जगह हम लिखेंगे KROS, मैक्रोस, व्हिच मींस लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरी इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं तो वो हमारा क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं तो इसके जो वेरिएबल है, कंपोनेंट है, वो क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड मींस किसी एक पर्सन की, किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड, या फिर मार्केट डिमांड भी हम बोल सकते हैं। डिमांड, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मींस किसी एक प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इस मार्केट के टोटल जितने भी कस्टमर्स हैं तो टोटल डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, मार्केट डिमांड, वो भी हमारे किसके वेरिएबल है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट मींस टोटल, कि एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी टोटल जो डिमांड है वो किसका वेरिएबल है, किसका कंपोनेंट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ऐसे ही अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इसकी जो कंपोनेंट है, वेरिएबल है, वो है सप्लाई, यानी कि इंडिविजुअल जो फर्म है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई। और मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई मींस किसी एक प्रोडक्ट को बनाने वाले जितने भी फर्म्स हैं, जितने प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी टोटल सप्लाई एक प्रोडक्ट की, एक गुड की। लेकिन मैक्रो मींस क्योंकि इसमें हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इसके जो वेरिएबल है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मींस टोटल सप्लाई, जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है एक इकोनॉमी में, तो उन सारी चीजों की जो सप्लाई है सबकी टोटल, वो क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। जैसे अगर हम बात करें कि पॉवर्टी, इंडिया में कितनी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, गवर्नमेंट बजट या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो किसके कंपोनेंट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। हम बात करें कि नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम मींस हमारी कंट्री की टोटल इनकम एक साल की। या हम बात करें GDP, तो एक कंट्री में होने वाला टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये क्या है? वेरिएबल है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा मेन जो कंसर्न है वो है टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मींस अगर हम इनकम की फॉर्म में बात करें तो नेशनल इनकम कहेंगे, और गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में अगर हम बात करें तो नेशनल प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो जो भी नेशनल इनकम है वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंपोनेंट है। और अगर हमारी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज होंगी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगी। तो इनके जितना गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन है उतनी ही एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, उतनी ही इनकम इंक्रीज होगी। तो इसीलिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन तो है, हम ये नहीं कह सकते कि टोटलिटी नहीं है। अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल की कि राम तो इंडिविजुअल है, लेकिन हम बात करें कि राम की फैमिली, हाउस होल्ड, तो राम की फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो क्या है? एग्रीगेट। टोटल एक फैमिली में कितने मेंबर हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन और मैक्रो में हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, क्योंकि मैक्रो में हम बात कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी। लेकिन मैक्रो में भी हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है
उसकी कितनी ग्रोथ है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो कंप्लीट है या इंडस्ट्रियल लेवल में कितनी ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल फैक्टर है उनकी स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो लॉजिकल है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जरूरी नहीं है कि लॉजिकल हो। जो मैक्रो के लिए लॉजिकल है जरूरी नहीं है कि वो माइक्रो के लिए लॉजिकल हो। फॉर एग्जांपल अगर हम सेविंग्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए में जो सेविंग्स है वो वर्च्यू है, अच्छी बात है, क्योंकि हमारा फ्यूचर अनसेफ है, हम सेविंग करते हैं, हमें करनी चाहिए। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में वही बात वाइस है कि अगर सारे के सारे लोग सेविंग करेंगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा, वो खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, तो प्रोड्यूसर कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी, फिर इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो सेविंग्स कम हो जाएंगी। तो व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल, व्हाट इज लॉजिकल एट मैक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट माइक्रो लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन कंसर्न है, मेन इशू है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कंज्यूमर कैसे अपनी लिमिटेड इनकम का यूज करे और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करे। कैसे एक प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करे, किन चीजों का प्रोडक्शन करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल इशू है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो वी अज्यूम मैक्रो वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट। When we study macroeconomics, we assume micro variable remains constant. क्या जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें हम सिर्फ क्वांटिटेटिव आइटम्स की स्टडी करते हैं या क्वालिटेटिव की। तो स्टैटिस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं इट इज रिलेटेड only with quantitative items. हैं अगर मैं ये कहूं कि इन अ विलेज there are 200 farms. एक गांव में 200 फार्म्स हैं और इनमें से आउट ऑफ 50 फार्म्स, मतलब जो भी 200 फार्म है इनमें से जो 50 फार्म है सर्वेड, इनके ऊपर सर्वे किया गया। जो भी 50 फार्म्स हैं इनके ऊपर सर्वे किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया। 50% ग्रू ओनली वीट। जो 50% है उन्होंने सिर्फ वीट का प्रोडक्शन किया है। और इसमें से आपको ये बताना है पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन मींस एग्रीगेट आइटम इन इन्वेस्टिगेशन एरिया। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के ऊपर सर्वे हो रहा है और सर्वे आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो पॉपुलेशन क्या है एग्रीगेट आइटम्स इन एन इन्वेस्टिगेशन एरिया, यानी कि क्लास में 50 स्टूडेंट है तो पॉपुलेशन क्या है 50। अब उसमें से जितने हम सैंपल फ्रेम करेंगे, जितने आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे वो क्या है सैंपल। तो इसमें से इन अ विलेज देयर आर 200 फार्म्स, आउट ऑफ 50 फार्म्स सर्वेड 50% ड्यू ओनली वीट। इसमें से जो 50% फार्म है उनके ऊपर सिर्फ वीट का प्रोडक्शन हुआ है, तो इसमें से आपको पॉपुलेशन और सैंपल सेलेक्ट करना है। तो पॉपुलेशन हमारी क्या है, टोटल नंबर ऑफ फार्म कितने हैं 100, सर्वे कितने के ऊपर किया गया 50, तो ये हमारा क्या है सैंपल। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। डेटा है, डिसेमियल पब्लिकेशन है, मींस हर एक 10 साल के बाद हमारी जनगणना होती है और हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड, जिसको हम डेमोग्राफिक भी बोल सकते हैं, कि जो सेंसस ऑफ इंडिया है इसमें हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड की पॉपुलेशन का साइज कितना है, मेल फीमेल रेशो,
डेथ रेट, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट, डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में एवरेज कितने लोग रहते हैं। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो डेटा है वो पब्लिश किया जाता है सेंसस ऑफ इंडिया में। डिसेनियल पब्लिकेशन है। पहला जो सेंसस हमारा हुआ था 1881 में, उसके बाद हर एक 10 साल के बाद हमारी जनगणना होती आ रही है। और जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो डेटा है ये पब्लिश करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। और इसमें हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड वास्ट इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी है, तो ये हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। ऐसे एक आपका और है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये भी हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो सेंसस मेथड पे है, सेंसस कि हमारी कंट्री में जितने भी हमारे पीपल हैं सबसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाता। लेकिन जो ये है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है, लेकिन ये बेस्ड है सैंपल के ऊपर। और एनएसएसओ जो आता है वो हमारा ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और ये हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो एनएसएसओ है ये 77 सर्वे कंडक्ट कर चुका है। जो 77 सर्वे कंडक्ट किया था एनएसएसओ ने, वो हमारा था डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट पे, कि लोगों ने कितना उधार ले रखा है, कितनी इन्वेस्टमेंट की है, लैंड एंड लाइवस्टॉक होल्डिंग, और सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, कि एग्रीकल्चरल जो हाउस होल्ड है वो किस कंडीशन में रहते हैं। और जो हमारा एनएसएसओ है, जो मेन हमारा पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा है, वो हमारा एनएसएसओ द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और 77 सर्वे कंडक्ट कर चुका है, और 77th जो सर्वे था उसमें जो इसके ऊपर इसमें सर्वे किया है एनएसएसओ ने, वो है डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड लाइवस्टॉक होल्डिंग एंड असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड। तो ये सैंपल के ऊपर बेस्ड है। जो भी हाउसिंग कंडीशन होती है कि लोग कैसे एरिया में रहते हैं, प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग लगे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग लगे हैं, टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग लगे हैं, कितने लोग माइग्रेट करते हैं जॉब के लिए, तो उन सब पे सर्वे कंडक्ट करता है। तो दोनों में डिफरेंस, दोनों ही हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। ये जो सेंसस के ऊपर बेस्ड है और एनएसएसओ क्या है, सैंपल के ऊपर बेस्ड है। पब्लिश्ड मींस कि जो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, मैगजीन में या कोई बुक, तो जो पब्लिश हो चुके हैं। और पब्लिक जो पब्लिश्ड सोर्सेज है उसमें हमारे हैं गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सब गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में भी बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं आपकी बुक में, तो आपसे पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन में क्या कौन कौन से, किसको हम इंक्लूड करते हैं, या फिर पब्लिश्ड सोर्सेज उसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जो रिपोर्ट्स होती है कमेटीज की, कमीशंस की, ट्रेड एसोसिएशन के जो पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो स्कॉलर्स हैं जो पीएचडी करते हैं वो अगर अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करें, या जो जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, तो ये हमारे सोर्सेज हैं सेकेंडरी डेटा के, पब्लिश्ड सोर्सेज। अनपब्लिश्ड मींस किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट तो किया है लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया। जब आप सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं तो भी आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी कैसी है, क्या अब जो टाइम पीरियड है, अब जो कंडीशन है कंट्री की, सेम वही कंडीशन जब डेटा कलेक्ट किया गया था उस टाइम थी या नहीं थी, क्या जो यूनिट्स हम यूज करना चाहते हैं वही यूनिट्स डेटा कलेक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ने यूज की थी या कुछ और यूनिट्स यूज की थी। ऑब्जेक्टिव, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया है उसका जो पर्पस था वही पर्पस हमारा है। तो सेकेंडरी डेटा को जब भी हम ध्यान में रखते हैं तो उसमें उसको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है।
आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि इस डेटा को आप यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन जो प्राइमरी डेटा है उसमें एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने आप कलेक्ट करता है। इनसे रिलेटेड या ऐसा कोई टॉपिक ना हो कि विवाद खड़ा हो जाए। जो क्वेश्चनियर है उसमें कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं करने चाहिए, पहले उनकी प्री टेस्टिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन में अगर जरूरी है तो इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इन्फॉर्मेंट है, रिस्पोंडेंट है, उन्होंने आंसर गलत दिया हो। क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो जो क्वेश्चनियर है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है।